बच्चों। सो स्कोर मोर रिवीजन सीरीज में हम कहाँ तक कर चुके हैं? मॉडर्न फिजिक्स में हमने एटम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया है, बहुत अच्छे से एटम की रिवीजन कर ली है। सो मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर विच इज़ न्यूक्लियाई, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल डिटेल में जितना भी 2021 सीबीएसई सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है उसको हम पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, बारीकियों से चीज़ों को समझेंगे। और हाँ, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आप लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स विच इज़ न्यूक्लियाई। बच्चों लास्ट चैप्टर में हमने एटम के बारे में डिटेल में बात कर ली थी। सभी मॉडल और जितने भी एटम के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो हमने डिटेल में एनालिसिस कर ली थी, चाहे वो एनर्जी लेवल हो, बोहर मॉडल हो, और कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट हो, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो, हर एक चीज़। अब बच्चों हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ए जेड। एक्स ए जेड, एक्स एलिमेंट है, जेड क्या होता है बच्चों उसका एटॉमिक नंबर, ए क्या होता है उसका मास नंबर। क्लियर बच्चों? न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर पार्ट ऑफ द एटम, जिसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और इन कलेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बोल देते हैं बच्चों न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है बच्चों? और द टोटल मास ऑफ द एटम इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि बच्चों अभी आपको पता चलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम फ्यू टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं जो कि यूज होंगी। सबसे पहला है बच्चों एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी एलिमेंट के एक एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी का नंबर कहलाता है बच्चों एटॉमिक नंबर। और यही एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। बच्चों क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद है बच्चों मास नंबर, कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या होता है बच्चों? बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मास नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन नंबर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वो सिंपली कैसे निकल जाएगा? एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर बच्चों? अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बच्चों आइसोटोप्स, इनकी डेफिनेशंस होती हैं, बोर्ड में आ जाती हैं, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर नोन एज आइसोटोप्स। जो भी न्यूक्लियाई जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, मतलब न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट मतलब कॉमन सेंस है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। क्लियर है एकदम? सॉरी, मास नंबर डिफरेंट होगा। तो जिन भी न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, लेकिन एटॉमिक मास नंबर दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, उन सभी को बोलेंगे बच्चों हम आइसोटोप्स। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C610, C611, C612। देखिए सभी में एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास नंबर। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, 1H1, 2H1, 3H1। इसको बोलते हैं प्रोटॉन, इसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं ट्राइटेरियम। क्लियर बच्चों? उसके बाद है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं बच्चों? डेफिनेशन आपको ध्यान ही रखनी होंगी। क्लियर है एकदम? न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर नोन एज आइसोटोन्स। जिन भी न्यूक्लियाई का सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, मतलब ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है लेकिन डिफरेंट प्रोटॉन नंबर होता है, मतलब जेड। जैसे कि C614 एंड N715। देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 14 माइनस 6 विच इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितना आएगा बच्चों? 8। 15 माइनस 7 कितना आएगा बच्चों? 8। देखिए इन दोनों के न्यूट्रॉन नंबर क्या है? सेम, लेकिन देखिए प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। सेम केस हेयर।
क्लियर है। उसके बाद है बच्चों आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं? न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि लिथियम 37, Be47। देखिए दोनों का मास नंबर क्या है बच्चों? एटॉमिक मास नंबर क्या है? सेम, बट डिफरेंट क्या है बच्चों? देखिए डिफरेंट क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर। क्लियर है बच्चों? क्या डेफिनेशन आपको ध्यान रहेगी? चलिए, इसके बाद है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, AMU, और खाली यू से भी डिनोट कर देते हैं, AMU, या फिर खाली यू से भी इसको हम डिनोट कर देते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जैसे ऐसे समझो मुंबई से मैं चंडीगढ़ तक की दूरी अगर सेंटीमीटर में बताने लग जाऊं या मीटर में बताने लग जाऊं तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी हम एलिमेंट्स, जितने भी हम पार्टिकल्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या XYZ जो भी हैं, उनके मास बच्चों बहुत कम होते हैं। उनके मास क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। तो उनको केजी में रिप्रेजेंट करना एक सेंसिबल थिंग नहीं है, इसलिए हमने उनके मास को मेजर करने के लिए एक नई यूनिट इजाद करी, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ये क्या है बच्चों? हमने कार्बन को रेफरेंस लिया। मास ऑफ एन एटम इंक्लूड्स मास ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज द मास ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई वी यूज डिफरेंट यूनिट टू मेजर द मास ऑफ एटम, और वो क्या है? 1 AMU। और 1 AMU को कैसे डिफाइन किया गया बच्चों? 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और वो बराबर आता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻27 kg। कैसे? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक कार्बन एटम में बच्चों क्या है? 1/12। कार्बन एटम की बात करूं तो देखिए, कार्बन एटम की बात करूं तो क्या होगा बच्चों? उसमें 6 ही कार्बन में क्या होंगे? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम उसको मान लो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा बच्चों? 6 तो न्यूट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन होंगे। अब आगे जाके आपको पता चलेगा बच्चों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली क्या होता है बच्चों? सेम, विच इज 1.67 इंटू 10⁻27 किलो। क्लियर है? तो ऑन एन एवरेज इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1/12 इंटू 12 इंटू mn, 12 से 12 कैंसिल, दैट मीन्स mn विच इज 1.67 इंटू 10⁻27। सो 1 U बराबर, या 1 AMU, यू से भी डिनोट कर लेते हैं, AMU से भी डिनोट कर लेते हैं, बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 kg। So that's the relation between kg and AMU. 1 AMU बराबर 1 U बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 kg। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। बच्चों चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों 1.672 इंटू 10⁻27 kg। AMU में होगा 1.00727 U। क्लियर है? इसको आपको किसी भी चीज़ को AMU में याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये गिवन होता है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? एज इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बच्चों न्यूट्रॉन, पता ही है नाम से ही, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.674, स्लाइटली ग्रेटर। देखिए बच्चों, स्लाइटली ग्रेटर। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता था? 1.672, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.674 इंटू 10⁻27 किलो, और AMU में होगा 1.00866 U। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यस, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों 9.31 इंटू 10⁻31 kg। देखिए वेरी स्मॉल, -31, ऑलरेडी माइनस में है, और ये -27, ये -31, और AMU में होगा 0.00055 U। So very small as compared to the mass of the proton and neutron. That's why here when I am calculating the mass of the one carbon atom, so I am not taking the mass of the electrons. Clear है बच्चों? क्या आपको समझ में आ रहा है? As the mass of electron is very less as compared to the mass of nucleon, so the mass of nucleus is nearly equals to mass of the atom. देखिए बार ये बातें हो रही हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। सबसे पहले बच्चों रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीज़ें दी हैं हमें। एक एम्पेरिकल रिलेशन उन्होंने निकाला, R बराबर R0 A⁻1/3। R0 की एक फिक्स वैल्यू होती है बच्चों 1.2 इंटू 10⁻−15 मीटर, दैट मीन्स 1.2 फेम्टोमीटर। क्लियर है एकदम?
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ए होता है बच्चों एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस का अगर रेडियस निकालना हो तो ये सिंपल सा एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन आपको एम्पेरिकल रिलेशन आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ से ही हमने कंक्लूड कर लिया द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15। क्लियर है बच्चों? विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। चलिए बच्चों अब न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करते हैं बच्चों। डेंसिटी मतलब टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम। चलिए बच्चों, लेट ए बी द मास नंबर ऑफ द एटम एंड आर बी द रेडियस एंड एम इज द स्मॉल एम इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियन। क्लियर है? जब टोटल मास निकालना है न्यूक्लियस का तो न्यूक्लियस में क्या होंगे बच्चों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स और लगभग लगभग मास सेम ही होता है। लेट से मैंने स्मॉल एम कंसीडर कर लिया। स्मॉल एम इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा बच्चों? स्मॉल एम इंटू ए। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ए इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड एम इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियन। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा बच्चों? आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ये गिवन होता है। सो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब। सो फ्रॉम हेयर वी कैलकुलेट इट। सो डेंसिटी बराबर टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम, ये हमने रखा और यहाँ पे हमने देखा कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन ए। हर एक चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट है बच्चों। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट। और जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये नियरली आती है बच्चों 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? ना उसके बाद है बच्चों एक सिंपल सा मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन साहब की बहुत ही फेमस बच्चों, बहुत ही फेमस इक्वेशन। आइंस्टीन साहब ने ही सबसे पहले बताया था बच्चों कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी। उन्होंने उसको नाम दिया मास एनर्जी का और उन्होंने बोला दिस मास एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो एंड सो एंड सो। क्लियर है बच्चों? तो उन्होंने एक रिलेशन दिया बहुत जबरदस्त। आइंस्टीन साहब शोड फ्रॉम हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस एंड वर्सा। ही गेव वन फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दैट इज E is equals to mc square, where c is the speed of light which is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी को हम यहाँ बोल रहे हैं ये मास एनर्जी। ये जो एनर्जी है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ये मास एनर्जी। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद है बच्चों मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या है बच्चों, इसको हम समझते हैं पहले। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, मान लो ये हमारे पास एक ऑक्सीजन का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस है, इसमें बच्चों क्या होंगे? 8 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे बच्चों। एक प्रोटॉन का मास मुझे पता है और एक न्यूट्रॉन का मास मुझे पता है। तो थ्योरेटिकली मैं मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल लूँगा बच्चों। मास ऑफ न्यूक्लियस में निकाल लूँगा विच इज़ 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये थ्योरेटिकली रिजल्ट कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अब बच्चों क्योंकि फिजिक्स में हर चीज़ का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, हम एक्सपेरिमेंटली भी मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेटअप होता है, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके माध्यम से बच्चों हम किसी भी एटम का मास निकाल लेते हैं। चलिए मान लो उसने एटम का मास दे दिया, लेकिन ये तो मास ऑफ एटम है, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। तो ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंटली आया बच्चों मास ऑफ एटम, उसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चों माइनस कर देते हैं। लेट से ओह सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं। तो बच्चों देखो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस। अब बच्चों हमने क्या देखा कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में कुछ डिफरेंस आया, आने चाहिए थे सेम, लेकिन नहीं, देयर इज अ डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज बच्चों मास डिफेक्ट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है अभी आपको पता चलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकली एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल इज नोन एज बच्चों मास डिफेक्ट। उसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। उसको हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं विच इज जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम, वेयर एम इज द ये क्या निकाला हमने थ्योरेटिकल, एम इज़ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व मास ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर है? देखिए ऑक्सीजन का ही मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है 816, सो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, ये थ्योरेटिकली हमने निकाल दिया और एक्सपेरिमेंटली मास इतना आया। सो देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज 0.13691 यू। दैट डिफरेंस इन द मास इज नोन एज बच्चों मास एनर्जी, ओह सॉरी मास डिफेक्ट।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मास डिफेक्ट का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है कि व्हाट इज़ मास डिफेक्ट, कैसे हम मास डिफेक्ट निकालते हैं? क्लियर है? ये सिंपल सा तरीका है बच्चों, ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन है, ये कोई भी कर सकता है इजीली, और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहीं से आया होगा। क्लियर है? सो एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल मैच करने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं करे। सो दिस डिफरेंस इन द मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। अब बच्चों हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की, सुनिए ध्यान से। अब ये जो डिफरेंस आया मास का, तो लोगों ने कहा ये गया कहाँ? तो आइंस्टीन साहब ने कहा कि भैया सुनो, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि मास एक फॉर्म है एनर्जी की। तो जो मास कहाँ गया? ये चला गया एनर्जी की फॉर्म में, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंपली ई बी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। एम की जगह क्या आ गया? डेल्टा एम c square. The difference in the mass is equal to the energy which binds the nucleus together. This is known as binding energy बच्चों। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बाइंडिंग एनर्जी को और भी अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे समझिए बच्चों, एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको तोड़ने के लिए भी तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि ये एनर्जी तो चली गई और वो सिस्टम बाउंड हो गया। अब उनको तोड़ने के लिए भी इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज दैट मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियॉन्स इंडिविजुअली फ्रॉम द न्यूक्लियस. Now we can also define the binding energy as that much energy is required to separate out nucleons from the nucleus. Greater the binding energy, greater is the stability. Yes, correct. If a certain number of neutron and proton are brought together to form a nucleus of a certain charge and mass, and energy will be released. Yes. जब उनको पास लाया जाएगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी? यही वो एनर्जी है। This energy is called binding energy of the nucleus. Or if we need to separate it, that much amount of energy is also required. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? अब हमने क्या किया बच्चों? कैलकुलेशन कर ली एनर्जी इक्विवेलेंस की 1 AMU की, क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाते हैं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन वो आपको दे देगा, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा? एलिमेंट गिवन होगा, उससे जेड पता होगा, और ए माइनस जेड आप निकाल लेंगे, एम पी और एम एन आपको गिवन होंगे AMU में, और ये एक्सपेरिमेंटल आपको गिवन होगा। अगर ये मास ऑफ न्यूक्लियस है तो ठीक है बच्चों, ध्यान रख लेना। अगर ये मास ऑफ एटम गिवन है तो इसमें से 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? सो 1 AMU की जब हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो सिंपल 1 AMU 1U बराबर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। सो E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की जगह ये डाल दिया, सी की जगह स्पीड ऑफ लाइट डाल दी, तो ये आ गया 1.49 इंटू 10 की पावर -10 जूल। ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, ये जूल में है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और आपको पता ही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। सो इसको हमने कन्वर्ट किया यहाँ से, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड किया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, और यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी फॉर 1 AMU इज 931.5 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितने भी AMU की एनर्जी निकाल लियो, सिंपली आप 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इसके बाद जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, उसका ग्राफ, रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा गामा डिके, रेडियो एक्टिव डिके, ये सब CBSE ने इस बार हटा दी हैं। सो ये सब पोर्शन इस बार हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? नाउ इसके बाद है बच्चों न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ऐसे समझो बच्चों, एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, अब बच्चों प्रोटोन पर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो कैसे एक न्यूक्लियस स्टेबल हो सकता है? तो उसको स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए एक और फोर्स पिक्चर में है, उसको बोला गया बच्चों न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि कूलम रिपल्शन को ओवरकम कर लेती है, एंड इसी के चलते एक न्यूक्लियस स्टेबल हो पाता है। बहुत डिटेल में है बच्चों न्यूक्लियर फोर्सेस, बहुत डिटेल में इसकी स्टडी होती है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हमारे में अभी 12th क्लास में नहीं है, तो हम उतनी ही बात करेंगे जितना हमारे करिकुलम में है।
In spite of Coulombic repulsion between the proton inside the nucleus, nucleus is stable just because of some other kind of attractive force. This strong attractive force is known as nuclear force. There are few property of nuclear force. The first is nuclear force is much stronger than the Coulomb force acting between the charges or the gravitational force between the masses. The nuclear binding force has to dominate over Coulomb repulsion force between the proton inside the nucleus. That means nuclear force, फिर Coulomb force का नंबर, फिर gravitational force का नंबर. Nuclear force is highly attractive in nature. Nuclear force is short range force. इसका क्या मतलब है बच्चों कि न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ अपनी एक रेंज में ही लगती है, शॉर्ट रेंज है बच्चों, जैसे न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगी. और आप समझ रहे हैं न्यूक्लियस का साइज ही होता है 10⁻⁻15. सो न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज ही इतनी है बच्चों, 10⁻⁻15, 10⁻⁻14 मीटर. इसके बाहर अगर सेपरेशन हुआ तो वो तुरंत फॉल ऑफ कर जाती है, तुरंत वो जीरो हो जाती है. फिर उसके बाद कूलम्बिक फोर्स will dominate over nuclear force. Nuclear force बच्चों doesn't depend on the electric charge. That means the nuclear force between proton, neutron और neutron proton is same. It is independent on the charge. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Now the last concept of it is nuclear energy and nuclear reactions बच्चों. न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है बच्चों? जब भी कोई दो अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए कंबाइन होते हैं या फिर एक न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटता है, तो उस दौरान बच्चों कुछ एनर्जी रिलीज होती है. और जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. और जिस रिएक्शन के द्वारा ये सब होता है उसको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन. बेसिकली दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, फ्यूज़न और फिजन. फिजन में क्या होता है बच्चों? फिजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है एज कंपेयर टू इट्स नेबरिंग लाइटर न्यूक्लियाई, तो वो उसमें दो हिस्सों में टूट जाता है बच्चों, दो हिस्सों में टूट जाता है और दो स्मॉलर न्यूक्लियाई बना लेता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. और उनके जो न्यूक्लियंस होते हैं वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं और इस प्रोसेस में वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों फिजन. फ्यूज़न में क्या होता है बच्चों? दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई जॉइन होते हैं, कंबाइन होते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दैट हैवी न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द टू लाइट न्यूक्लियाई. और इस प्रोसेस में भी एनर्जी बच्चों रिलीज होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों फ्यूज़न. सो न्यूक्लियाई में यही सब टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं CBSE 2020-21 के लिए. जो और टॉपिक्स थे वो इस साल रिड्यूस्ड हैं. क्लियर है? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इनकी हैंड रिटन नोट्स आप लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उससे जाके डाउनलोड